Hello guys, welcome to Study Funda and this is Atisha Rai. CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 का एग्जाम अगस्त में हुआ था। अच्छा खासा टाइम हो चुका है। इसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया था। बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन ये पता चला है कि जितने बच्चे जो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु गॉट सेलेक्टेड वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर ये प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, मतलब पहले जो पैटर्न फॉलो किया जाता था सिलेक्शन के टाइम में, स्पेशली ये जो रिटन क्वालिफाई करने वाला जो रहता था, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा थे। इस बार कम हो गया। ठीक है, तो अब जिन लोगों का सेलेक्ट हो गया, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। अब आप आगे की एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, आगे जितने भी फिजिकल है, इंटरव्यू, उन सब की तैयारी करो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पहला तो ये कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाने में किसी का रीजन ये है कि पेपर टू कंप्लीट नहीं हुआ। ऑल्दो इस बार पेपर टू कंपेरेटिवली बहुत ही इजी था, अप्रोचेबल था। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी थी, अप्रोचेबल था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। पेपर वन कंप्लीट हो गया, अप्रोच हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल यूपीएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला एक जो पेपर आया था वो सीएपीएफ में ही आया था। ठीक है, ये चीज हमेशा सीएससी में देखी जाती है। अगर आप पुराने एस्पिरेंट हो, 2023 का सीएससी का पेपर होगा, तो उस टाइम पे बच्चों पे जैसा जैसा वो था ना कि भाई ये पेपर हुआ क्या, इस बार पेपर वन में वैसा ही माहौल था सीएपीएफ वाले बच्चों में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि 2026 के लिए अब क्या अप्रोच रहेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे नहीं है जो स्पेसिफिकली सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ही कम पोर्शन है जो सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली तैयारी करेगा। ठीक है, बहुत लोगों के लिए सीएपीएफ मींस डिफेंस का एक पार्ट। ठीक है, तो वो सीडीएस के लिए तैयारी करेंगे, एफकैट के लिए तैयारी करेंगे, और उसके साथ साथ सीएपीएफ के लिए तैयारी करेंगे। बहुत लोगों के लिए होता है कि यूपीएससी का बैकअप है। ठीक है, मतलब सीएससी के लिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी। जैसे ही सीएससी का एग्जाम होगा अगले महीने, अगले साल, सॉरी, जैसे ही सीएससी का एग्जाम होगा उसके बाद वो आएंगे, वो वेट करेंगे कि प्री निकलेगा। अगर प्री निकल गया तो सीएससी वाले एग्जाम में जाएंगे, और अगर प्री नहीं निकला तो फिर सीएपीएफ वाले एग्जाम में जाएंगे। बट इन सारी चीजों में, चाहे आप न्यू कमर हो या फिर आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे चुका है, चाहे आप सीडीएस वाले हो, ठीक है, सीएपीएफ वाले हो, सॉरी सीडीएस वाले हो, सीएससी वाले हो, आप सब में ना एक मिस्टेक जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है कि आप लोग सीएपीएफ के लिए तैयारी ही बहुत लेट स्टार्ट करते हो। अगर आप सारे एग्जाम्स के एस्पिरेंट देखोगे ना, चाहे वो एसएससी हो गया, सीएससी हो गया, जितने भी एग्जाम्स आते हैं, जो जो एग्जाम्स हर साल आते ही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स लाइक ईपीएफओ जो 1 साल या 2 साल में एक बार आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम विच आर हेल्ड रेगुलरली। कोई भी एग्जाम ले लो, सीडीएस, एफकैट, सीएससी, एसएससी। ठीक है, इन सब के लिए ना बच्चे ना साल भर तैयारी करते हैं। सीएपीएफ में आते ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सीएपीएफ ऐसा नहीं कि उनका ड्रीम नहीं है, दे ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि वो उस एग्जाम के लिए एक साल डेडिकेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट बहुत सारे बच्चे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, सीडीएस अभी होगा, अभी तो शायद होगा, शायद, आई डोंट नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। सीएससी का सबसे बड़ा वो होता है कि मेंस का प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स का प्रिपेयर करना है। तो इस सब में सीएपीएफ जा कहाँ रहा है। ठीक है, आई नो माई स्टूडेंट जो इस बार अभी उसका रिटन क्वालिफाई हुआ है, ठीक, वो मेरे साथ ही वो वेब से टेस्ट लिख रहा था, और वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर उससे भी पहले से कर रहा है। वो भले ही वो और भी एग्जाम्स दे रहा है, बट सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिक आवर्स डेडिकेट कर रहा है। एंड इन दिस वीडियो जब हम लोग अप्रोच के बारे में बात करेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे कि अभी से लेके हम लोग सीएपीएफ के एग्जाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये आपको नहीं बोली हूँ कि दिन के 10 घंटे सीएपीएफ के एग्जाम के लिए लगाइए। अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप सीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बेसिक्स बुक सारे में कॉमन है। आपको बेसिक बुक है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो गया, चाहे वो एनसीईआरटी हो गया, वो बुक आपको सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। दैट इज समथिंग फॉर श्योर कि वो तो करना ही है। बट एटलीस्ट दिन का 2 या 3 घंटा आप सीएपीएफ के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पेपर टू। पेपर टू के लिए अप्रोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा संकल्प टेस्ट सीरीज चल रहा था, बहुत सारे बच्चे आए थे जो, एक तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो प्रीलिम्स को लेके फ्रस्ट्रेटेड थे। सीएससी का प्रीलिम्स हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, घर वाले बुला रहे, घर वाले प्रेशर दे रहे, खुद में भी एक प्रेशर हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे भी एग्जाम निकले। तो दे आर डेस्परेट टू क्वालिफाई द एग्जाम।
बट वो जो डेस्परेट थे ना, उस टाइम पे उन्होंने मेहनत किया, बट वो मेहनत उतना है ना नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई इंसान अगर 6-7 महीने एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और कोई इंसान सेम चीज को 2 महीने में कवर करने की कोशिश कर रहा है, ऑल दो पीपल डू, मेनी पीपल डू दैट, बट अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास स्पेस है, तो मैं क्यों नहीं इस एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर होके रहूं। ठीक है, और स्पेशली पेपर टू मतलब सबसे ज्यादा हेडेक वाला चीज। और ध्यान रखना ये बात को, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि पेपर 2 इस साल इजी आया था। आई एग्री कि इजी आया था, बट दैट डजंट मीन कि पेपर 2 में सब क्वालिफाई करेंगे, नहीं। समझ में आया? उसका अप्रोच बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। उसके लिए बी प्रिपेयर्ड रहो कि अगले साल अगर इजी है ना, इस साल अगर इजी है, तो अगले साल इससे भी ज्यादा ड्रास्टिक हो सकता है, इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, और आए भी है। इस बार भी वो ओल्ड एज वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें रिपोर्ट लिखने को मिला और कुछ नहीं तो रिपोर्ट। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि अभी से लेके हम लोग कैसा अपना अप्रोच रखें कि हमारा जो अगले साल का जो एग्जाम है, ठीक है, वो हमारा पॉसिबल रहे, मतलब उसको हम क्वालिफाई कर ले इजिली। जब आप एग्जाम दे के निकलो तो आप उस पोजीशन पे नहीं रहो कि अगर मेरे से बात हो रही है तो बोलो कि मैम कह नहीं सकते, होगा भी नहीं होगा भी, या थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, ये सारी चीजों को अवॉइड कर पाओ। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि दिन में पूरा दिन लगे रहना है, नहीं। स्टैटिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि सारे एग्जाम्स को साथ में क्वालिफाई कर लो। पेपर 1 के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिपेयर इन सच अ वे कि जो भी एग्जाम आपको दिखे ना, जितने भी एग्जाम दिखे, आप उसमें जाके बैठ के एग्जाम दे के आ जाओ। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कभी भी इनका कंटेंट नहीं बदलता है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कंटेंट नहीं बदलता है, सोर्स भी नहीं बदलता है। बट आप क्या करते हो, अगर आप सीएससी के लिए पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा उस हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहोगे। आप क्या करोगे कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक्स एग्जाम स्पेसिफिक करते हो। तो जैसे ही सीएससी का एग्जाम खत्म होता है ना, फिर आप सीएपीएफ में जब शिफ्ट करते हो तो आप देखते हो कि अच्छा, ये कुछ अलग एम्पायर है जिन पे फोकस किया गया, तो आप फिर उनके हिस्ट्री को पढ़ते हो। कलेक्टिवली पढ़ो, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री एक ही साथ पढ़ो, पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री एक ही साथ पढ़ो। ठीक है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग जितने, और क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज, मोर देन टेस्ट सीरीज, आई सजेस्ट कि अभी टाइम है तो टेस्ट सीरीज से ज्यादा फोकस करो पीवाईक्यूज पे। ठीक है, यूपीएससी ऑल इन वन में आप जाओ, यूपीएससी ऑल इन वन में जाओ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को लगाओ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी, तो वहां से पूरे के पूरे जो सेक्शन है टेस्ट को, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, पूरा का पूरा जो ग्रुप है, पूरा का पूरा उस टॉपिक से आया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग ओशियनोग्राफी, जैसे ही आपने ओशियनोग्राफी कंप्लीट किया, आप जितने भी सीएससी के क्वेश्चन है, आपको एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ में? तो पेपर 1 का इस तरह से करो कि पीवाईक्यूज भी प्रॉपरली कवर हो, मेन जो बेसिक कंटेंट है वो इस तरह से कवर हो कि कहीं भी अगर ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया तो मैं वो सॉल्व कर सकूं, मतलब करने लायक हूँ। ठीक है, 80% सॉल्व करने लायक हो जाओ, 90% सॉल्व करने लायक हो जाओ, तो वैसे आप कर सकते हो। मेन है हमारा पेपर 2। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 इज समथिंग जो सीएपीएफ का पेपर 2 है, फिर उसको एसीएलडीसी ये सब के एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन पेपर 2 का अप्रोच सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, सबसे ज्यादा अलग रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे पेपर 2 के बारे में। एग्जाम हमारा 9 जुलाई 2026 को है। अभी से लेके कितना टाइम बचा हुआ है, तो 9 महीने 273 डेज। जितने लोग सोल मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन ये पूरे टाइम में ना आपको बेसिक्स पूरा कवर करना पड़ेगा। बेसिक्स मतलब पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स, और उन सारे सब्जेक्ट्स को पेपर 2 के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना, दोनों आपका काम रहेगा। जितने लोग बाकी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीएससी हो गया, चाहे वो सीडीएस हो गया, आपका काम ये रहेगा कि एटलीस्ट दिन के 2 घंटे दो। ठीक है, एटलीस्ट दिन के 2 घंटे दो और पढ़ो। अगर आपको सीएपीएफ में अगले साल ये रहना है कि हाँ ये एग्जाम तो निकल ही जाएगा, मैंने इतना पढ़ा है। ठीक है, सीएपीएफ ना ऐसा एग्जाम है ना कि आपको उसको सीएससी के लिए पागलों जैसा नहीं लगना पड़ता है कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, निकल ही नहीं रहा, निकल। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये सीन हो रहा है, बट वो फिजिकल में होता है। समझ में है कि जंप नहीं हो पा रहा है, मेडिकल में कुछ इशू हो गए, 100 मीटर में आउट हो जा रहा है, बट इन जनरल लोग कर लेते हैं।
सीएपीएफ के लिए अगर इन 9 महीनों में आप दिन में 3-3 घंटे भी दे रहे हो ना, और बाकी टाइम अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए दे रहे हो, तो भी आप इसे निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ये 9 महीने या 273 डेज, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इफ यू वांट कि अगले साल में एटलीस्ट सीएपीएफ तो निकाल ही लूं, एटलीस्ट रिटर्न तो मैं निकाल ही लूं। ठीक है, तो लेट्स गो कि हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। सबसे पहले नो द बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, पेपर के बारे में आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन होगा, वो देख लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहले चीज क्या आती है, पेपर टू है क्या चीज। जितने न्यू कमर्स है उनके लिए ब्रीफ में मैं बता रही हूँ पेपर टू है क्या चीज। जितने पुराने बच्चे उनके लिए मैं बता रही हूँ, दोबारा सुन लेना, रट लेना, दिमाग में बैठाए रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज है जो हम पता है चलो आगे नहीं, ध्यान में रखो, हर टाइम तुम्हारे बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला चीज तो ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे मिलेंगे। एम ये करो कि 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कंप्लीट हो। अभी जाके अगर 2 घंटे 45 मिनट में ये पेपर कंप्लीट होगा, तब एग्जाम हॉल में अगर पेपर नॉर्मल आया या इजी आया तो इतना टाइम लगेगा, और अगर पेपर टफ आया तो भी तुम 3 घंटे के अंदर एटलीस्ट पेपर कंप्लीट कर लोगे। तो तुम्हारा गोल मान के चलो, तुम्हारा एग्जाम 3 घंटे का नहीं है, 2 घंटे 45 मिनट का, बीच में एक वॉशरूम ब्रेक है जो बहुत ज्यादा जरूरी रहती है क्योंकि 3 घंटे कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ कभी अटेंडेंस शीट साइन करने के लिए आते हैं, कभी कुछ हो गया, उस टाइम का सीजन भी तुम्हें पता है कि गर्मी का मौसम रहता है, दिक्कत एनीवेज बच्चों को ज्यादा होती है। देर इज वन स्टूडेंट ऑफ माइंड जिसने एग्जाम ही देहरादून में जाके दिया था ताकि मौसम का ज्यादा झंझट ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जहां भी अपना सेंटर डालो उस जगह का मौसम कैसा रहता है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि 2 घंटे 45 मिनट ही है तुम्हारे पास टाइम, और अभी से करोगे ना तो ये बहुत ही इजिली हो सकता है। लास्ट के 2 महीने 1 महीने में बहुत दिक्कत होती है भाई, यहां से करो ताकि उस टाइम पे प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, उसके बाद आपको 6 ऐसे लिखे दिए जाते हैं, 6 ऐसे में से आपको चूज करना रहता है। ठीक है, 4 चूज करना रहता है, 2 आर्ग्यूमेंट रहता है, 2 रिपोर्ट रहता है, उसके बाद रहता है हमारा प्रेसी, उसके बाद रहता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद रहता है हमारा क्या, ग्रामर। और ग्रामर में 3 सेक्शन रहते हैं, एक जिसमें वो डिमांड रहता है क्वेश्चन का कि इसमें ये ऐड करिए, इसको इस तरह से लिखिए, एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ये सब वाले क्वेश्चन रहते हैं। एक होता है हमारा इन जनरल फ्रेजेस वाला क्वेश्चन सेक्शन, और लास्ट वाला जो होता है जिसमें ग्रामेटिकल जो एरर रहता है उसको आपको करेक्ट करना रहता है। ये है हमारा पूरा का पूरा पेपर 2। ठीक है, अब आपको ड्यूटी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप ये सारे सेक्शंस पे ना अच्छे से टाइम लगाओ, सारी की सारी चीजों पे अच्छे से टाइम लगाओ। ठीक है, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो गया, एस्से हो गया, रिपोर्ट हो गया। एंड मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी, जब भी आप आर्ग्यूमेंट एस्से रिपोर्ट के लिए पढ़ते हो ना तो सेपरेटली मत पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, ब्रिक्स से रिपोर्ट आ सकती है अगर कोई रिसेंट में कुछ ब्रिक्स का मेजर इवेंट हुआ है, तो ब्रिक्स पे आर्ग्यूमेंट आ सकता है, ब्रिक्स पे एस्से आ सकता है। तो ब्रिक्स को ना होलिस्टिकली पढ़ो, समझ में आया? ब्रिक्स को होलिस्टिकली पढ़ो। जब संकल्प टेस्ट सीरीज हो रहा था तो उस टाइम जब भी बच्चे आते थे, अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे, बहुत कोई का था कि सीडीएस बैकग्राउंड है, बहुत कोई का था कि सीएससी बैकग्राउंड है, सॉरी। तो उनमें ना जब हम लोग ब्रिक्स के क्वेश्चन देते थे ना, तो ब्रिक्स के क्वेश्चन में से ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ वो उस क्वेश्चन के अराउंड ही ब्रिक्स को चीजें बताई गई है, नहीं। जब डिस्कशन होता था, अगर आप कभी भी संकल्प के बच्चों से अगर आप मिलो, तो जब डिस्कशन होता था तो ब्रिक्स को लेके होलिस्टिकली डिस्कस किया जाता, ताकि कुछ भी अगर लिखना हो ना तो आप एटलीस्ट उसमें लिख सको। एंड इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि हमारे संकल्प टेस्ट सीरीज से पेपर 2 में जिस टॉपिक पे एम्फेसिस डाला गया उससे पेपर 1 में भी क्वेश्चन आए हैं। रीजन क्या था कि होलिस्टिकली उस चीज को कवर किया गया था ना। अब 2 क्वेश्चन, हाँ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हुए कि पेपर 2 के संकल्प में उसे डिस्कस किया गया है, टेस्ट दिए हैं बच्चे, उसे डिस्कस किया गया, क्वेश्चन आया है पेपर 1 में।
तो करंट अफेयर्स या जो भी इवेंट है वो आपको होलिस्टिकली पढ़ना होगा, बीट फॉर पेपर 1, बीट फॉर पेपर 2। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन जो बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस में डाले। समझ में आ रहा? जैसे हमने संकल्प टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, वैसे ही अब हम ला रहे हैं क्या, हमारा फाउंडेशन बैच। ठीक है, पेपर 2 के लिए रहेगा फाउंडेशन बैच में मेन एम ये रहेगा ना हमारा कि जो भी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बेसिक, मतलब हम आपको चलने से लेके उसमें दौड़ना भी सिखाएंगे। ठीक है, बेसिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले तो भाई तुम्हें ग्रामर आता है या नहीं, तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन आता है या नहीं। पहला कंसर्न तो यही है कि सेंटेंस फॉर्मेशन आता है या नहीं। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं ऐसा परेशान हो जाती हूँ जब भी कॉपी चेक करो और बेसिक बेसिक ग्रामेटिकल एरर है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग, ठीक है, कि आपको मैं एक कॉपी दे रही हूँ इवेलुएट करने के लिए पेपर 2 के, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगता है, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती करते हो। मैंने आपको एक कॉपी दिया पेपर 2 का चेक करने के लिए, पहले आपने खोला, आपने ऐसे चेक किया, आर्ग्यूमेंट चेक किया, रिपोर्ट चेक किया, ग्रामर तो लास्ट में ही चेक करोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, 90% इवेलुएटर्स ऐसे होंगे जो ग्रामर लास्ट में चेक करेंगे। अब होता क्या है ना कि जब आपने ऐसे खोला ना, आपने देखा कि यार इस बच्चे के तो बेसिक बेसिक से ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक पढ़ने में ना लगता है, बुरा लगता है, मतलब इरिटेशन होती है कि भाई बेसिक बेसिक है। ठीक है, इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस मीम है, ठीक है, जिसमें बोलता है कि डिड के साथ अगर कोई पास्ट टेंस लगा रहा है तो समझ जाओ कि ये बंदे से दूर रहना है। दिस इज अ मीम, दिस इज अ मीम। ठीक है, डिड के साथ क्या होता है, पास्ट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट टेंस होता है, वी1 होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर मान लो यही चीज आपको एक कॉपी दी जाए और जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपके साथ पता है क्या होगा, जब आप ग्रामर सेक्शन में पहुंचोगे ना, उससे पहले एक परसेप्शन बन जाएगा कि इस बंदे का ग्रामर तो सही नहीं है। तो आप ग्रामर में भले मार्क्स दे दो कि कहीं कहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मार्क्स दे दो, इधर वाले सेक्शन में मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। एंड दैट इज द मेन रीजन कि बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाता। और पता है, क्वालिफाई हो भी जाए ना तो भी उनके साथ क्या होता है कि मेरिट आउट हो जाते हैं। क्योंकि क्वालिफाई करने लायक तो पेपर 1 में, पेपर 1 और पेपर 2 में लगे, क्वालिफाई करने लायक तो वो मार्क्स ले आए, लेकिन मेरिट में लाने लायक नहीं है। जो मेरिट का जो एज होता है, जब भी आप देखोगे कि मेरिट में एज है, क्यों है मेरिट में एज, इसीलिए है क्योंकि पेपर 2 में अच्छा कमांड है। तो जब हम लोग ये कोर्स लॉन्च कर रहे, मैं, प्रवीण सर, शशांक सर, जब हम लोग सब बैठ कर डिस्कस कर रहे थे पूरा का पूरा, जब ये कोर्स को बनाया गया था, पहला चीज ये था कि पहले इसको चलना सिखाना है। जो भी बच्चा आएगा, पहले ये है कि ये देखना होगा कि ग्रामेटिकल तुम्हारा क्या है। जैसे ही तुम्हारा ग्रामेटिकल सही होगा, जैसे ही तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक सही होंगे, जब ये तुम्हारा पूरा होने लगे, तब हम लोग एक एक करके सारे जितने भी पार्ट्स है, सारे जितने भी सेक्शन है, वी विल डिस्कस लेटर कि क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो पेपर 2 के लिए कवर करना है। तो उसको हम लोग स्पेसिफिकली कवर करेंगे धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे भी नहीं, अच्छे से कवर करेंगे, टाइम लेके कवर करेंगे। एंड इट इज आर गारंटी फ्रॉम आर साइड कि अगर आप पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े रहो, मतलब मैं ही रहूंगी पेपर 2 में, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी रहो मैं ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से जुड़े रहना, जहां दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, जब भी आंसर राइटिंग में दिक्कत हो, बेझिझक कि हाँ मैम नहीं आती है इंग्लिश, कोई इंग्लिश वैसा पहाड़ तोड़ कुछ वो चीज नहीं है, नहीं आती इंग्लिश, समझाइए इंग्लिश। तो ऐसा होगा ना कि जब तक नया साल आएगा, जब तक दिसंबर एंड होगा, नया साल आएगा, वी कैन से कि आप एटलीस्ट एक पेपर तो कंप्लीट कर ही लोगे। और पेपर कंप्लीट करने के साथ साथ जितने भी मेजर मेजर टॉपिक है, जैसे अभी मैंने बोला ब्रिक्स हो गया, नाटो हो गया, वर्ल्ड इवेंट, इन्वायरमेंटल इवेंट, जितने भी है, उस पर आप लिखने लायक कंटेंट तो ले ही लोगे। तब आपका अप्रोच ये रहेगा कि जनवरी से लेके जुलाई तक हम क्या करेंगे, सिर्फ संडे संडे बैठ के टेस्ट देंगे। और इसमें बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ क्या होगा, कि मान लो जो बच्चे सीएससी के लिए, सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके साथ भी ये होगा कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका होलिस्टिकली पेपर 2 कंप्लीट हो गया है, आपको अप्रोच समझ में आ गया है, आपको कंटेंट मिल गया है, आपको ग्रामर समझ में आ गया है। अब आपको आगे क्या करना होगा कि बस वीक में एक या एक बार रिवाइज करना होगा, एक बार जाकर टेस्ट देना होगा। तो उस टाइम जो फेज हमारा रहता है, जनवरी से जो फेज रहता है, जिस टाइम से एग्जाम के ना सारे पहाड़ टूटने लगते हैं, इस टाइम आपको मौका मिलेगा कि अरे सीएपीएफ के लिए तो बस हमको टेस्ट देना है ना। और आप, जाहिर सी बात है, हर वीक एक टेस्ट दोगे, बस 2-3 घंटे का एक टेस्ट होता है, टोटल मिला के 6 घंटे लगेंगे टेस्ट दे के उसको रिवाइज करने में। बस 6 घंटे एक एक वीक में दोगे ना, जब पेपर आएगा, जब एग्जाम आएगा, तो जब सारे लोग वो रहते हैं ना सीएससी के एग्जाम के बाद की
कैसे करे, सीएससी भी नहीं निकला, सीडीएस भी नहीं निकला, कैसे करे, 2 महीने में कैसे कंप्लीट करे, पेपर 2 पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा। आप आराम से आओगे, अपना एक टेस्ट कंप्लीट करोगे, उठोगे, जाओगे। उस टाइम पे आप जो वो कहते हैं ना ग्रेस मार्क्स, ठीक है, कि 90 आ रहा है, 91, 92, 93, जो ग्रेस मार्क्स रहता है कि एक एक मार्क्स बढ़ाने का जो बहाना चाहिए, आप उस पर काम करोगे। और उस टाइम पे आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा कि जब बाकी बच्चे हासिल कर रहे कि मैम पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो कि मैम मैंने 4 एग्जाम्पल तो अच्छे लिखे हैं, 5वां एग्जाम्पल कौन सा लिखे। समझ में, आप ऑलरेडी उनसे 4-5 स्टेज आगे रहोगे। बट उसके लिए भी एक्सपेक्ट यू कि आप हमारे साथ जुड़े, होलिस्टिकली इसमें कवर करें। और हाँ, ये चीज़ कि अगर ज्वाइन कर लियो ना तो प्लीज़ ऑनेस्टली पढ़ना। मैं इधर से बात करूंगी, कोई भी स्टूडेंट आता मैं बात करूंगी कैसा चल रहा है पढ़ाई, क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, वो मिलता ही है, ठीक है, वो सबको गाइडेंस मिलता है। बट आप भी अपने साइड से ओपन रहना कि हाँ मैम ये दिक्कत हो रही है, ये इशू हो रहा है, इसको बताइए, ठीक है। तब हम ये गारंटी साथ में ले सकते हैं कि हाँ जनवरी से टेस्ट सीरीज में आपका जो रैंक है वो टॉप 5 में तो आने वाला है ही। बट ध्यान रखना गाइज, हमारे पास भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो हमारा भी सीट्स रिजर्व रहेगा, 20 सीट्स ही रहेंगे ऑफलाइन में। ये बेनिफिट है आपके लिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहो तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है, फीस भी आप देगी लो 20,000 रुपये, 2 मिनिमम, ठीक है, बेयर मिनिमम वाले पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है एंड एक बार कम्युनिकेट करो। अगर आपको ये डाउट भी हो रहा है ना कि कैसे करे, क्या रहेगा, और भी जानना है कोर्स के बारे में या पेपर 2 के बारे में, जस्ट कम टू द ऑफिस, कम टू द ऑफिस एंड डिस्कस विद अस। समझ में आया? नाउ ये है 2025 का पेपर। क्वेश्चंस देखो, ये वाले सारे एसए के क्वेश्चंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, impact of climate change on Indian agriculture, women's health, a journey of resilience and empowerment, a thing of beauty is a joy forever। टॉपिक्स देख के लग रहा है कितने इजी है, ठीक है, बट एक चीज को समझो, ये अप्रोच समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक्स इजी है, अब मान लो कि मेरे पास 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 में से शायद 18 बच्चे होंगे जिनके लिए टॉपिक्स इजी होगा, ठीक है। तो जब मैं उन 20 बच्चों का कॉपी इवैल्यूएट करूंगी या मेरे जगह आप इवैल्यूएट करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड तो राइज होगा ना, कि चलो ये बेसिक सी चीजें तो सारे लिखेंगे, साइबर सिक्योरिटी, आईटी एक्ट सारे लिखेंगे, कुछ नया डालो, कुछ नया इंक्लूड करो, कुछ खास चीजें इंक्लूड करो, ठीक है। तो जब भी ध्यान में रखना गाइस, प्लीज डोंट कंसिडर दिस। इस बार बहुत लोग का अगर पेपर नहीं निकला है ना, पेपर कंप्लीट होने के बावजूद भी, तो उसमें एक रीजन ये भी है कि जब भी आपको लगता है ना कि टॉपिक्स इजी है, whenever you think that the topic is easy, इवैल्यूएटर का डिमांड बढ़ जाता है, इवैल्यूएटर आपसे और भी ज्यादा बेटर कंटेंट डिमांड करता है, बहुत ही ज्यादा बेटर कंटेंट डिमांड करता है, क्योंकि इस टॉपिक पे बेसिक्स सबको पता है। तो आप ऐसा क्या खास लिख रहे हो कि आप इवैल्यूएटर के नजर में थोड़े अलग जा रहे हो, है ना। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि क्या ऐसा खास लिख रहे हो, क्या ऐसी स्पेशल चीज लिख रहे हो कि आप इवैल्यूएटर के नजर में एक इमेज बना रहे हो कि सर बेसिक सबको पता है बट मुझे इस टॉपिक पे एडवांस चीजें पता है। समझ में आई ये चीज? और यही रीजन है, अगर बहुत लोग का जो ग्रुप में मार्क्स ये बातें हो रही थी कि मैम मेरा तो मार्क्स अच्छा खासा आ रहा था पेपर 2 में, पेपर 1 में, बट फिर भी क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, ये रीजन है कि बहुत ही एवरेज लेवल पे पेपर 2 चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा कि पेपर इजी है। सेकंड चीज, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, जब मैं, अगर आप लोग अंतिम पग में जुड़े हुए होंगे तो अंतिम पग में जितने भी वीडियोस जा रहे थे, जब भी मैंने पेपर के डिस्कस किया, या फिर जब भी आप लोग संकल्प में भी बहुत बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, आप लोग में से बताना कि कितने लोग संकल्प ऑनलाइन संकल्प ऑफलाइन के बच्चे थे। तो जब भी हम लोग डिस्कस करते थे ना क्वेश्चन, आई यूज टू से कि क्वेश्चन में जितने कीवर्ड है उस पर एम्फेसाइज करो, ठीक है, जितने भी कीवर्ड है उस पर एम्फेसाइज करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, दोनों में इक्वल वेटेज जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, इंडियन एग्रीकल्चर, इक्वल वेटेज जाना चाहिए। विमेन का हेल्थ है, विमेन का जॉब नहीं, विमेन का बाद में सब कुछ होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी में ध्यान दिया गया कि विमेन का हेल्थ, और हेल्थ मतलब हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ में अलग अलग कैटेगरीज आएंगे, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो गया, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो गया, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, ओल्ड एज में जितनी चीजें, तो बहुत सारी एज, बहुत सारे स्टेजेस,
और हर स्टेज में रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट। समझ में? तो कीवर्ड्स कैच करना, पहला चीज तो ये कि एक स्टैंडर्ड कंटेंट देना, बेस्ट कंटेंट देना, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये कि कीवर्ड्स कैच करना। ये सारे अप्रोच ना आपको सीखने होंगे, ठीक है। एस्से का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपर कंप्लीट करके ले आना नहीं है। लास्ट ईयर तक ये कंसेप्शन था कि पेपर टू बस कंप्लीट हो जाए, मार्क्स आ ही जाएंगे। इस बार यूपीएससी ने बोला नहीं, पेपर टू कंप्लीट तुम लोग कर ही लेते हो, ठीक है। अब मोर देन दैट होगा, अब तुम्हारा बेस्ट कंटेंट को देखा जाएगा। टॉपिक इजी रहेंगे, बेस्ट कंटेंट लाओ, यूनिक कंटेंट लाओ। अब यूपीएससी ने भी अपना अप्रोच चेंज कर दिया कि पेपर कंप्लीट करना है ना, सब पेपर कंप्लीट करेंगे। कंपटीशन उनमें होगा जिन्होंने पेपर कंप्लीट किया है, और उसका नंबर बहुत ज्यादा हाई हो गया इस बार, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो गया ये चीज। ये आर्ग्यूमेंट का पेपर है, आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। नाउ द क्वेश्चन वाज कि रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, जब हमारा ओरिएंटेशन बैच चल रहा था, जो हमारा करंट अभी फाउंडेशन चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 कलेक्टिव, ठीक है, उसमें एक ओरिएंटेशन बैच में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम रिपोर्ट में इस बार आया था ओल्ड एज होम्स पे, ठीक है। इस पे कंटेंट तो जाहिर सा बात है कि कंटेंट तो बहुत कम ही है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि लोग देखते हैं, पढ़ते भी नहीं और निकल देते हैं। तो इस पे कैसे करना है, इसलिए रिपोर्ट का ना एक तरीका होता है। अगर आप अंतिम पग के वीडियोस देखते होगे तो उसमें एक बात बोलता होगा कि ब्लफिंग, ठीक है, लॉजिकल ब्लफिंग, मतलब ऐसी बात करो जैसे तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारा नॉलेज है तुम्हें, बट स्पेसिफिक कंटेंट मत डालो, ठीक है। एंड ये चीज में ना फायदा हुआ है संकल्प वाले बच्चों को, बिकॉज इतने ज्यादा ब्लफिंग ब्लफिंग वाले थे ना जब, और उस टाइम भी मैंने ओरिएंटेशन में भी यही बोला था कि अगर बच्चे आशा वर्कर्स पे रिपोर्ट लिख रहे हैं टेस्ट में, तो फाइनल में वो एक ओल्ड एज होम्स पे तो लिख ही लेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से पेपर को अप्रोच करना पड़ता है कि कभी भी अगर आप कोई टॉपिक पे पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो उसको आर्ग्यूमेंट में कैसे लिखेंगे, एस्से में कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट में कैसे लिखेंगे, तीनों के हिसाब से पढ़ना। समझ में? फॉर्मेलिटी मत करना, कोई भी टॉपिक पढ़ के फॉर्मेलिटी कभी मत करना। अब ये हमारा है कि 3 में इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी, ठीक है। पहला है सब्जेक्ट दैट नीड टू बी कवर्ड। सबसे पहली चीज में आता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बारे में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहला आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, एंड सेकंड हमारा आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। उसमें जितने भी फोर्सेस है, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स है, ठीक है, एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन है, सब ये दोनों यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम में मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। मोस्ट 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 मतलब है, सिक्योरिटी आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी कंटेक्स्ट में आए, ठीक है। चाहे वो आर्म फोर्सेस के बारे में डायरेक्टली पूछ ले, चाहे वो सीएपीएफ के बारे में पूछ ले, साइबर सिक्योरिटी पूछ ले, लेकिन सिक्योरिटी पूछता ही पूछता है। एंड सेकेंड है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सोशल इश्यूज। जितने भी सोशल इश्यूज है, चाहे वो विमेन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर हो गया, फिर उसके बाद अदर वल्नरेबल ग्रुप्स हो गया, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्टिव सोसाइटी एज अ होल, जिसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मर्डर इंक्रीज हो रहा है, मर्डर के जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, तो जितने भी सोसाइटल इश्यूज है वो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वायरमेंटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्वायरमेंटल। अब तुम अगर पीवाईक्यूज उठाओगे ना, मैं ये कहूंगी कि अभी ही वीडियो के बाद पीवाईक्यूज उठा, तो देखना कि ये सारी जितनी चीजें हैं ना, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा ही है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, और एक कंसेप्ट होता है जो सीएपीएफ में मोस्टली नहीं पूछा जा रहा था, बट इस बार पूछा गया है, फिलोसफिकल। जो लास्ट क्वेश्चन था फिलोसफिकल, फिलोसफिकल के साथ सीन ये है कि फिलोसफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार बस जान जाओ,
एक बार बस जान जाओ कि उसको लिखना कैसा, फिर फिलोसफिकल कैसे सबसे बेस्ट लिखेंगे। हम लोग संकल्प के टाइम में हम लोग फिलोसफिकल क्वेश्चंस दे रहे थे, बिकॉज समवेयर एक जो टीचर होता है उसका इंट्यूशन भी कभी ना कभी काम कर जाता है, ना हमारा इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग था कि इस बार फिलोसफिकल आएगा ही आएगा। एंड फिलोसफिकल में बहुत सारे बच्चों ने बेस्ट लिखा है, ठीक है। तो फिलोसफिकल, तो ये सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स थे इसको आपको पढ़ना है। फाउंडेशन में इन सारे टॉपिक्स पे अलग अलग कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल है तो जितने भी मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी हो गया, जितनी भी चीजें हैं फाउंडेशन में हम आपके साथ कवर करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। खुद से करना है तो भी ध्यान रखना कि ये सारे डायमेंशंस आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। नाउ जब भी आप टेस्ट लिखो, एक तो सबसे पहले जो इस टाइप के पेज होते हैं, जो यूपीएससी वाले पेज होते हैं, प्रॉपर मार्जिन के साथ, साइज के साथ, ये सारा देख के ये पेज में जब भी आपको आंसर लिखना हो, प्रैक्टिस के टाइम में, फाइनल के टाइम में, मेक श्योर कि आप ऐसे वाले आंसर में लिख रहे हो। प्रेसी प्रेसी के लिए इस टाइप का पेज होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लो, स्टडी फंडा के साइट पे भी मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी में प्रैक्टिस करना है, अलग अलग डायमेंशन में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो हमें ये हो गया कि सब्जेक्ट दैट नीड टू बी कवर्ड हो गया। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, योर एम शुड बी कि एक ऐसे अगर आप लिखने बैठो तो टाइम कुछ भी लगे उसे कंप्लीट करो। जैसे ही वो हो जाए कि हाँ अब आप इससे एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हो, जैसे इससे कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद टाइम को धीरे धीरे करके कम करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, इफ यू गाइस हैव वॉच्ड वीडियोस, तो मैंने पहले भी ब्रेनस्टॉर्मिंग बताई है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कैसे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग किए आधा काम वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ो, ठीक है, थीम वाइज टॉपिक्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसे लिखना है, जो भी आंसर है वो लिखना है। बाद में टाइम को जो है हमारा कम करना है। नेक्स्ट चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रामर कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ग्रामर में ना बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़ना रहता है। अगर आप बोलोगे ग्रामर होलिस्टिकली पढ़ना है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश लिखने आना चाहिए। ग्रामर स्पेसिफिक पढ़ना है, वो किस लिए पढ़ना है, वो इसलिए पढ़ना है ताकि अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आ गया, कंपाउंड सेंटेंस पे आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आ गया, और जितने भी रहते प्रीपोजिशंस ये सब पे आ गए, जितने भी क्वेश्चन टैग ये सब पे आ गया, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ग्रामर पे कभी आप कमेंट में भी बता सकते हो कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हस पेपर 2 को लेके, कि आपका किसी में भी, चाहे वो ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट या फिर ग्रामर को लेके आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप कमेंट में जरूर ये चीज पिन डाउन करना, ठीक है। लेकिन ग्रामर में सारी चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है कि एक एक टॉपिक उठा के देखना है कि कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, और वैसे पढ़ना है। ग्रामर में आगे भी हम लोग बात करेंगे, वीडियोस हम लोग भी लाएंगे। जो भी फाउंडेशन में जुड़ेगा उनके साथ तो ये होगा कि हाँ भाई हर दिन बैठो। फाउंडेशन का एक में ब्रीफ ये भी रहेगा कि मेरा ये प्लान है कि मैं हर दिन ग्रामर हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कि हर दिन 15 से 20 मिनट ग्रामर के 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लो, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में ग्रामर पढ़ा दो, बाद में क्या है कि डिस्कस कर लो। हाँ, हर दिन 20 मिनट जो है डिस्कस कर लो कि चलो भाई आज फ्रेजेस पढ़ते हैं, आज सिंपल सेंटेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते, कंपाउंड के, इनडायरेक्ट स्पीच के सॉल्व करते। तो हर दिन ऐसा चलते रहेगा कि हाँ भाई अपना करो। आप लोग भी घर में क्या करेंगे कि हर दिन आधा घंटा कहीं भी ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहो। और सीडीएस में भी तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है, सीएससी के आंसर लिखो उसमें भी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रामर तो अल्टीमेटली आपको करना ही है। तो इस तरह से अप्रोच रखना कि हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ फाउंडेशन में दिया जाएगा, वैसे ही आप भी देना ग्रामर को। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ना वही है। और फिर लास्ट चीज है हेल्थ। हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ध्यान में रखना कि जो टाइम पे एग्जाम लिया जाएगा, जुलाई का महीना, पूरे के पूरे भारत में मोस्ट ऑफ द रीजन्स में गर्मी का बहुत गंदा हाल रहता है। एग्जाम हॉल में आप डिहाइड्रेटेड रहोगे। उस टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम में आपको लो बीपी, ठीक है, हाई बीपी जो भी है, चक्कर आ रहा है, धूप से ये हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ रहनी चाहिए बॉडी में, इतनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए कि उस दिन गंदा से गंदा मौसम भी हो रहा है, बारिश आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, तो ऐसा नहीं कि बीमार पड़ जाओ। हेल्थ को इस तरह से बनाए रखना है कि कुछ भी उस दिन हुआ ना, तब भी हमारा बॉडी ना 2 घंटे पेपर 1 के लिए और 3 घंटे पेपर 2 के लिए रेडी रहे। उसके बाद फिजिकल में भी
ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हेल्थ भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हर दिन अगर 2 घंटे आप पेपर 2 के लिए दे रहे हो, ठीक है, 1 घंटे भी दे रहे हो, तो 1 घंटे ना हेल्थ के लिए दे देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, इतना सब कुछ बताना था। आप लोग भी अपने साइड से इस बार मेहनत करना, और प्लीज इस बार ये मेक श्योर करना ना कि लास्ट के जो 2-3 महीने हैं, 2 ही महीने हैं इनफैक्ट, तो लास्ट के 2 महीने में तैयारी करके सारी चीज एक ही साथ पाइल अप हो जाए, जिसमें PIQs भी सॉल्व करना है, जिसमें टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है, आंसर भी कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें नहीं हो, थोड़ा पहले लेके चलो, ट्राई टू बी ऑन सेफ साइड। ऐसा लेके चलो कि बाय दिसंबर हमारे साथ जुड़ के, बाय दिसंबर आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाए, जनवरी से जुलाई तक आप टेस्ट पूरा दो, और जैसे ही जुलाई में आप एग्जाम दो, आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही लगे कि हाँ भाई पेपर तो हो रहा है, चाहे वो पेपर 2 हो पेपर 1 हो, पेपर तो हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि सारी चीजों पे मैंने फोकस की है। और फिर उसके बाद ये रहे कि हाँ भाई अगले साल एक एग्जाम तो ऐसा है जिसको निकालने का चांस सबसे ज्यादा हाई हो, बट तैयारी अभी से करनी होगी। तो अभी से ही आपको लगना होगा, प्लीज डोंट थिंक कि बहुत टाइम है, 9 महीने बहुत टाइम ना, गलत फहमी नहीं, ठीक, गलत फहमी ना पालना, तो अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, और आगे भी बात करते रहेंगे, अलग अलग डायमेंशंस पे भी बात करते रहेंगे। कमेंट में जो भी आपके कंसर्न है, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, और उसके साथ साथ कुछ अगर आपको हमें सजेशन देना है कि मैम आप लोग ये कर सकते हैं, सर आप लोग ये कर सकते हैं, तो वो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, ठीक है।